नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स शो में, जिसमें हम आज के प्रमुख अखबारों से लिए गए वैसे न्यूज़ों की चर्चा करते हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। उन सारे न्यूज़ का हम लोग न्यूज़ एनालिसिस करेंगे कंप्लीट, जो कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनका, और उसके बाद उनसे जो लिए गए करंट अफेयर्स हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन न्यूज़ से हमारे एग्ज़ाम के लिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस शो में बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक देखिए। बहुत ही परीक्षा उपयोगी शो है ये। इससे आपको जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें दावा करते हैं इससे बाहर से आपके क्वेश्चंस नहीं आएगा, अगर आप रेगुलर हमारे शो के साथ बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, या फिर आपको और भी कुछ कंटेंट्स इसमें ऐड करने हैं वो भी हमें बता सकते हैं। अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, और इसे शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये शो, और देखते हैं पहला न्यूज़ क्या है। पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि नासिक में जो बुद्धिस्ट केव है वहाँ पे 3 नए केव को ढूंढा गया है। ठीक है, नए जो 3 नए केव है उनको ढूंढा गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। कहाँ पे ये है? नासिक में। और ये बुद्धिस्ट केव है, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी गुफाएं हैं यहाँ पे हैं। और इसमें एक नए 3 जो नए गुफाएं हैं उनका खोज किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? त्रिरश्मि बोला जाता था इन्हें पहले, त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं में पांडव लेनी भी बोला जाता है। और ये कहाँ? नासिक में है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये गुफा परिसर का पता लगाया है। और ये जो है लगभग 2 शताब्दियों के बाद खोजी गई नई गुफाओं के बारे में बोला जा रहा है कि 2 शताब्दी के बाद इसमें खोजा गया है। और इसका अभी डेट का पता नहीं चला है, कब एस्टैब्लिश हुए थे, कब इसको बनाया गया था, इसका भी पता नहीं चला है। तो खोज अभी जारी है। इसके बारे में और भी न्यूज़ बाद में आएंगी, बट अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि ये कहाँ खोजा गया है। तो नासिक में। और 3 जो गुफाएं हैं उनको ये खोजा गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं कहाँ पे 70 से 80 फीट जो अभी है। अभी जो पहले से गुफाएं पता चल चुकी थी उनके से 70 से 80 फीट ऊपर है, और पहाड़ी के अंदर खोदी गई हैं। चलिए, और ये इंडो यूनानी वास्तुकला डिज़ाइन की मूर्तियां भी हैं इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये केव्स है, ये केव्स की फ़ोटोज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह के पहाड़ों के अंदर है। देखिए ये पहाड़, इसके अंदर में ये केव्स बना हुआ है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु ध्यान करते थे और वहाँ पे लेते थे। तो पांडवलेनी केव्स, जहाँ पे ये गुफाओं की खोज की गई है, उसके बारे में तो जानकारी देख लेते हैं। स्टैटिक जी के पांडवलेनी गुफाओं को पहले त्रिरश्मि गुफा भी कहा जाता था। ये 25 गुफाओं का एक समूह है जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच में इसमें ये गुफाएं बनाई गई थी। मतलब इतने दिनों के बीच में ये गुफाएं बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें विहार और चैत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इन 25 गुफाओं के समय। गुफा का परिसर सबसे पहले 1823 में कैप्टन जेम्स डेलामाइन के द्वारा खोजा गया सबसे पहले। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टैटिक्स में पूछ सकता है क्वेश्चंस आपको। ये एएसआई द्वारा जो जो इसके द्वारा संरक्षित स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी ये माना जाता है। देखिए ये मैप है, इसमें दिखाया गया है ये पांडवलेनी केव्स यहाँ पे उपस्थित है। ये नासिक में ये पाया जाता है। देखिए ये केव्स है जो पहले से खोजा गया पूरा परिसर है, देख सकते हैं आप। पहाड़ में इसको कुरेद के बनाया गया है, पर्यटन स्थल है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं बहुत सारा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो टॉपिक है आज का, वो है यूएसए में एक ईगल एक्ट पास हुआ है, उसके बारे में। तो ईगल एक्ट उससे रिलेटेड है, जो यूएसए में जो बाहर के लोग जाते हैं जॉब के लिए, उसके लिए ईगल एक्ट है, इंपॉर्टेंट है। ये भारत के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एक्ट पास होने के बाद हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ पे जाके आसानी से जॉब ले सकते हैं, आसानी से वो रह सकते हैं, आसानी जॉब। जानते हैं आपकी अमेरिका जो है पूरे दुनिया से अपने यहाँ जॉब के लिए, अपने यहाँ नौकरी के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। जो अच्छे ब्रेन और जो है आईटी कंपनीज वहाँ बहुत है, तो वहाँ पे उसको बुलाता है। इसी के लिए एक्ट पास हुआ है, कॉल्ड एज, इसको जो ईगल एक्ट है उसको बोला जाता है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर द लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। शॉर्ट में इसका ईगल एक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें जो फेज आउट है, बीच में जब ट्रम्प की सरकार आई थी तो वहाँ पे उन्होंने ये बोल दिया था कि 7% पर कंट्री ही, सिर्फ 7% ही हम वीज़ा
प्रोवाइड कर सकते हैं कि पर कंट्री से सिर्फ 7% जितने भी वीज़ा के लिए अप्लाई हुए सिर्फ 7% पास करेंगे। तो ये जो बाउंडेशन है ये हटा दिया है अमेरिका ने, और ये उन्होंने अपना जो पहले की तरह था वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, ये इसमें इम्पॉर्टेंट था। बाकी इसमें अभी जानने के लिए वही सब बातें हैं कि आप यहाँ पे जो स्मॉल कंट्रीज़ के जो लोग हैं वहाँ पे हाई पे काम कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा ही कर सकते हैं। तो ठीक है, 1/16 कांग्रेस ने इसके पास किया है बाई, ठीक है, वोट ऑफ कितने से पास हुआ है, तो इस वोट से ये पास हुआ है। जो इंडिया माइग्रेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके बारे में जानना है कब से स्टार्ट हुआ था। 19वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। यहाँ के लोग वहाँ जाके बहुत, अमेरिका में जानते हैं कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, वहाँ रहते हैं। इससे तो इसमें और सहायता मिलेगी। 2019 तक जो है 2.7 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा नंबर ऑफ वहाँ पे है भारतीयों का। तो जो विदेशी मूल की जितनी आबादी है उसका 6% हिस्सा सिर्फ भारतीय लोगों का है वहाँ पे। तो मैक्सिको के बाद वहाँ पे सबसे बड़ा प्रवासी समूह, जो मैक्सिको के लोग वहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद भारतीयों का ही सबसे बड़ा वहाँ पे हिस्सा है। तो देख सकते हैं कि भारत को इससे कितना फ़ायदा है। जब और बढ़ जाएगा तो इससे भारत को ज़्यादा फ़ायदा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देखते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस चीज़ के लिए, तो 11 एयरपोर्ट सर्विलांस रडार्स के लिए। ठीक है, ये क्या है, इससे एयरपोर्ट का जो सर्विलांस होगा वो बढ़ जाएगा। इससे फ़ायदा मिलेगा भारतीय नौसेना को, भारतीय तटरक्षक को, सेकेंडरी सर्विलांस रडार, ये सब चीज़ें के लिए। तो 3 जून को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। किसके बीच, महिंद्रा टेलीफोनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड के साथ ये हस्ताक्षर जो एक अनुबंध है वो साइन किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो ये कॉस्ट है ₹323 करोड़ का, ये पूरा का पूरा कॉस्ट आएगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सर्विलांस, एयरपोर्ट सर्विलांस रडार्स का नंबर आपको याद रखना है। तो 11 और 323 करोड़ का ये पूरा का पूरा बजट है। ये किसके थ्रू किया गया है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्विटर हैंडल है मिनिस्ट्री ऑफ उसका, उस पर न्यूज़ आया है ANI के द्वारा। 323.47 करोड़ का ये बनाया गया है। मेड अंडर द बाई एंड मेक कैटेगरी के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। 11 एयरपोर्ट सर्विलांस रडार्स का ये ऑर्डर दिया गया है। चलिए, इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, भारत के अभियान के अंतर्गत इसको साइन किया गया। तो 3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट इसमें रखनी है, याद रखनी है आपको। तो 323 करोड़ का ये पूरा है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसका किया गया है। और 11 नंबर ऑफ रडार्स का ऑर्डर दिया गया है महिंद्रा टेक को। चलिए, ये देख सकते हैं किस तरह से काम करता है, जो ये रडार है किस तरह से काम करता है। ये सारा इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फिगर्स के थ्रू आप देख सकते हैं। ये रडार है, ये इस तरह से आप देख सकते। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि एक चाइना ने अभी एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च किया है। उसके बारे में बताया गया है। तो क्या नाम है, पेंगुइन 4B जो मेट्रोलॉजिकल वो सैटेलाइट है, इसका लॉन्च किया है चाइना ने। उसका नाम है पेंगुइन 4B। और ये सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है जिंगांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी चीज़ें मेट्रो सैटेलाइट है, ये सब चीज़ें अब चलिए ये क्या काम करेगा ये आपको दिखाना है। डिजास्टर इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजिकल, मरीन एविएशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में ये काम करेगा, ये जो सैटेलाइट है ये। चलिए, इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देख सकते हैं चाइना का स्पेस प्रोग्राम है, कब से शुरू हुआ था, तो 1950 में चाइना का, जो 1956 में चाइना का फर्स्ट रॉकेट रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद उन्होंने अच्छे से प्रोग्रेस किया है। 2010 के बाद उन्होंने कम्प्लीटली बहुत अपना स्पेस प्रोग्राम जो है उसको बढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सारा का सारा इनका हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये सैटेलाइट एंड ऑर्बिट्स है कि कौन कौन से सैटेलाइट और कौन कौन से ऑर्बिट में रहते हैं वो आपको दिखाया गया है।
ये देखिए, ये जो ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट इसको बोलते हैं। जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ये पोलर ऑर्बिट है। जियो क्रोनस सैटेलाइट ये है, ये ऑर्बिट इसको बोलते हैं। वेदर के लिए जो भी सैटेलाइट्स रहते हैं वो इस ऑर्बिट में काम आते हैं। सन सिंक्रोनस जो है ये, और यहाँ पे हबल दूरबीन है, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये हबल, इस यहाँ पे इसका जो ऑर्बिट है ये है। क्रायोसैट 2 यहाँ पे है। जीपीएस जो हम लोग काम में लाते हैं उसका जीपीएस के लिए सैटेलाइट होते हैं, इस ऑर्बिट में काम आते हैं। लैंड सर्वेइंग के लिए यहाँ पे इस ऑर्बिट में काम आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी अगला जो न्यूज़ है वो देखते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रिपोर्ट दिया है यूएन ने बताया है कि हमारे इन्वायरमेंट को रिस्टोरेशन की बहुत ज़रूरत है। अभी आप देखते हैं इन्वायरमेंट में कितनी प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों को देख के यूएन ने ये बताया है कि यूनियन डिकेड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रिपोर्ट दिया है 2021। तो इसमें जानने की ज़रूरत आपको है। इस रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है ये आपसे पूछा जाएगा, तो यूएन बताना है। ठीक है, बाकी आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि जो ग्लोबल टेरेस्ट्रियल रिस्टोरेशन कॉस्ट है वो आएगा USD 200 मिलियन पर ईयर 2030 तक। ठीक है, तो रिस्टोरेशन के लिए जो भी फंड दिया जा रहा है वो 200 मिलियन पर ईयर 2030 तक दिया जाएगा। देखिए ये रिस्टोरेशन है। बैड लैंड मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो पेड़ की कटाई वगैरह, रोड, ये सब करके देखिए ये डेजर्ट बन जाता है इस तरह से। बट हमें करना क्या है, इस तरह से इसको मैनेज करना है, रिस्टोर करना है, इरोजन कंट्रोल करना है, सॉयल रेस्टोरेशन करना है, रिप्लांटिंग करना है, और साथ तब ये हमारा जो इन्वायरमेंट है ये रहेगा, देश हमारा दुनिया जो है रहने लायक बचेगा। तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी लगा सकते हैं, आप लोग को भी लगाना चाहिए। पेड़ अपने आसपास जितने हो सके उतने लगाइए। तो इस रिपोर्ट के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए थ्रेट टू क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है इसमें। और ओशंस के लिए भी सिमिलर कमिटमेंट करना है कि ओशन को, जो समुद्र है उसको भी प्रदूषित नहीं होने देना है। ठीक है, बाकी इसमें ये सब चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। चलिए, ये जो आपका बताया गया है कि लैंडस्केप के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से थोड़ा देखना है। आरबीआई का बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया है अभी, उसके बारे में देखते हैं। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि भारत का मॉनेटरी पॉलिसी देखती है, उसका अभी रिव्यू, जो बाई मंथली रिव्यू होता है हर दूसरे महीने, उसके बारे में बताया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जितने भी बैंक रेट हो गया या MSF रेट्स हो गया, ये सब चीज़ें अपरिवर्तित है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो बैंक रेट 4.25 ही है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए, GDP कॉन्ट्रैक्शन 2021 के लिए 7.3%, GDP ग्रोथ रेट क्वार्टर 1.6% रहेगा। ये इस आरबीआई की इस रिव्यू में बताया गया है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखना है। इसमें बताया गया कि CPI के ने इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट किया है 5.1% रहेगा 2021-22 में। ठीक है, और क्वार्टर 1 में 5.2% रहा है, क्वार्टर 2 में 5.4% रहेगा, क्वार्टर 3 में 4.7% रहेगा, और क्वार्टर 4 में 5.3% रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक सेपरेट लिक्विडिटी विंडो ने 15,000 करोड़ का बनाया है, जो कि मार्च 21 और 22 तक ये ओपन रहेगा। लिक्विडिटी, जो इमरजेंसी लिक्विडिटी आरबीआई ने करके रखा है। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू सिडबी के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी आरबीआई ने किया है, जिसको 50,000 करोड़ का ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए ये नया लैंड, आपको नया स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दिया है, जिसमें 15,000 करोड़ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी को दिया जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, फर्दर जो 16,000 करोड़ रुपए है वो लेंडिंग रिफाइनेंसिंग थ्रू द नोवल मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर्स के लिए खर्च कर सकती है सिडबी। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 उन्होंने स्टार्ट किया है 5 मई 2021 से। इसका स्टार्ट होगा, जो MSME और नॉन MSME स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स और उसके थ्रू ये हेल्प करेगी। NSCH एक नई प्रणाली बल्क पेमेंट सिस्टम स्टार्ट की गई है, जो कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली इसको अपनाया है, जिसको बोलते हैं NSCH
ठीक है, एनपीसीआई के द्वारा। तो इसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, जिसमें डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन एंड कलेक्शन ऑफ पेमेंट रखा जाएगा। चलिए, और इसमें रीजनल रूरल बैंक्स को भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जो कि डिपॉजिट का सर्टिफिकेट है, वो इशू करने का डिसाइड किया है कि आप इशू कर सकता है। आरआरबीज भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे आज के न्यूज़पेपर से, जिसका मैं एसेस किया। अब हम लोग जो देखते हैं कि आगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या कितने बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने लगातार छठी बार नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है, ये आपको बताना है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कितने प्रतिशत पर रखा है, ये आपको बताना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्रोथ रेट है वो 9.5% रहने के लिए बताया है, और आरबीआई जो रेपो रेट है उसको 4.25 पे अनचेंज रखा है। बैंक रेट भी इसी को इतना ही, बैंक रेट भी यही रहता है, ठीक है। उसके अलावा रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए कितना फोरकास्ट किया आरबीआई ने, 10.5% किया है। पहले 9.5% था, अब इसको बढ़ाकर 10.5% कर दिया गया है। आरबीआई के बारे में कुछ स्टैटिक जानते हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। शक्तिकांत दास जी अभी से गवर्नर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। देखिए, हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। स्टैटिक में हिल्टनियन कमीशन के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश करने के लिए बोला गया था 1926 में। 1936 में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 मार्च 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, जिसमें आरबीआई को स्थापित किया गया, ठीक है। और 1935 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, और पहले सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर बने थे। इससे भी क्वेश्चंस रहते थे, ये आपको जानना जरूरी है। 1947 में आज़ादी के समय बर्मा, पहले आरबीआई बर्मा का जो भी बैंकिंग फंक्शंस था वो भी आरबीआई देखती थी हमारी, वो वहाँ से सीज़ कर दिया गया और उसको बर्मा मॉनेटरी अरेंजमेंट किया गया। इसके थ्रू आरबीआई ने इसको हैंडओवर कर दिया बर्मा को। चलिए, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, तो ये उस समय से ये नेशनलाइज्ड हो गया। और 1949 में एसएलआर सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ बैंकिंग सिस्टम में। ये आप, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के सीएम ने जीएसटी रियायत और कोविड राहत सामग्री की छूट की जांच के लिए जीओएम की पहली बैठक की अध्यक्षता की है, ये आपको बताना है। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने इसकी अध्यक्षता की है। कौन है ये भी, कोनराड के संगमा। फर्स्ट मीटिंग हुआ है, इसमें जीएसटी कंसेशन एग्जेम्पशंस ऑन डिफरेंट आइटम ऑफ द रिलीफ रिक्वायरमेंट इन द कोविड सिचुएशन, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। और फिटमेंट कमेटी ने इसका जो रिकमेंडेशन किया, जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो मेघालय के बारे में जानते हैं, गवर्नर सत्यपाल मलिक जी है। कॉनराड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। कैपिटल शिलोंग है। ये आप मेघालय का मैप देख सकते हैं, जिनके बॉर्डर जो है वो टच करते हैं, असम है और बांग्लादेश से इसका बॉर्डर लगता है। आप जानते हैं मेघालय में बहुत सारे हिल्स है, तो उसमें इंपॉर्टेंट हिल्स देते हैं। ये शिलोंग यहाँ का कैपिटल है। इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पे पॉपुलेशन है, और इसमें लिटरेसी रेट 70.584% है लिटरेसी। चलिए आगे, बर्ड यहाँ का हिल मान्या है। लेडीज फिंगर ऑर्किड यहाँ पे फ्लावर है। ट्री, गम्हार ट्री यहाँ के स्टेट फ्लावर है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य के केंद्रीय प्रदेश में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किया गया है, वर्चुअली किया है इन्होंने। बिग बूस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। ये 25,000 फार्मर्स से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। ये पार्क कहाँ पे, 63 एकड़ लैंड में स्टार्ट किया गया है, और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 145 करोड़ रुपए इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया जी
भूपेश बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और रायपुर कैपिटल है। ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैप। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, और इधर आंध्र प्रदेश से इसके और तेलंगाना से इसके जो बॉर्डर्स है वो लगते हैं। रायपुर यहाँ पे है, रायपुर यहाँ का कैपिटल है। 1 नवंबर 2000 को ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कैपिटल रायपुर है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी बोला जाता है। बाकी जो विधानसभा की 91 सीटें, राज्यसभा की 5, लोकसभा की 11। आगे लिटरेसी रेट 70% है, थोड़ा कम है। मैमल यहाँ के वाइट वाटर बफेलो यहाँ का स्टेट मैमल है। हिल मान्य यहाँ की स्टेट बर्ड है। फ्लावर गिगंटिया है, और सोयरा रोबुस्टा यहाँ की स्टेट ट्री है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने MAPS योजना लागू करेगी। ये आपको बताना है कि ये योजना कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका लक्ष्य क्या है, तो रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान करना, ये बताना है। महाराष्ट्र शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसका फुल फॉर्म ये है महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम्स, इसको बोला जाता है MAPS, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका लक्ष्य क्या है, जो 5 लाख वेल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको नेक्स्ट 5 इयर्स में इस योजना के थ्रू एम्प्लॉयमेंट देना, ये इसका लक्ष्य है। 5,075% स्टाइपेंड और 5,000 विच एवर इज लेस, ये प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर हैं, और कैपिटल जैसा कि आप जानते हैं मुंबई है। तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये इसके बॉर्डर से लगते हुए स्टेट्स हैं, पड़ोसी देश हैं। अरेबियन सी, यहाँ पे अरेबियन सी आप देख सकते हैं। मुंबई, ये रहा मुंबई, तो ये इंपॉर्टेंट जगह है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पे एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, अजीत पवार जी। विधानसभा की 248 सीटें हैं। विधान काउंसिल की 78 सीट है। राज्यसभा की 19, लोकसभा की 48 सीट है। यहाँ पे मराठी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। ममल इंडियन जाइंट स्क्रोल यहाँ पे स्टेट ममल है। येलो फुटेड ग्रीन पिजन यहाँ पे स्टेट बर्ड। इंसेक्ट ब्लू मोरन, जरोल और मैंगो ट्री यहाँ का स्टेट ट्री माना जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स के तीसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष रैंक बरकरार रखा है, ये आपको बताना है। किस राज्य ने किया है, तो केरला ने इसको शीर्ष रैंक इसमें मिला है। कौन से इंडेक्स में, SDG इंडेक्स में 75 स्कोर इसको मिला है। केरला यहाँ पे नंबर 1 है। हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है, और चंडीगढ़ जो है यूटीज़ में नंबर 1 है, और दिल्ली दूसरे नंबर पे है। बिहार, झारखंड, असम इसमें सबसे निचले नंबर पे पाए गए हैं। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। ये आपको इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, नंबर 2 आपको याद रखना है, और जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है वो आपको याद रखना है, जो कि बिहार और झारखंड है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। राजीव कुमार यहाँ के चेयरपर्सन है। अमिताभ कांत CEO हैं। चेयरपर्सन जो है नरेंद्र मोदी, हमेशा PM होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अभी हैं। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श किया है। तो ये आपको बताना है कि अभी जो इंडिया और जर्मनी के बीच में ये बायलैटरल टॉक हुआ है, किसके बारे में, तो यूनियन इशूज़ के बारे में। कि कौन कौन विकास स्वरूप सेक्रेटरी जो है वो भारत सरकार के ये इसमें शामिल हुए थे। तो जर्मनी को जानते हैं, फ्रैंक वॉल्टर यहाँ के प्रेसिडेंट है। बर्लिन कैपिटल है, करेंसी यूरो माना जाता है। ये आप देखते हैं जर्मनी का है। यहाँ पोलैंड है, बर्लिन यहाँ का कैपिटल। पोलैंड, चेक, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सब यहाँ के जर्मनी के बारे में। कैपिटल बर्लिन है। ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन यहाँ बोला जाता है। चलिए और तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति थे। आप जानते हैं कि बहुत सारे भारतीय वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, मॉरिशस में। तो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति, कैपिटल वहाँ का पोर्ट लुइस है। करेंसी
मॉरिशस रुपी मनाता है, ये यहाँ का मैप आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉरिशस के बारे में, पोर्ट लुइस फ्रेंच और इंग्लिश वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है ये अफ्रीका का, ठीक है। पॉपुलेशन 1.27 मिलियन है, जीडीपी 31.71 बिलियन जीडीपी है, और मॉरिशियन रुपी वहाँ पे करेंसी का उपयोग किया जाता है। डैश ने फंगल संक्रमण के इलाज के लिए एम्फोटेरेसिन बी की नैनो फाइबर तकनीक आधारित मौखिक गोलियां विकसित की है। किसके द्वारा ये विकसित की गई है, ये आपको बताना है। हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा डेवलप की गई है। किसके लिए, तो फंगल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए। अभी आप जानते हैं कि कोविड-19 के जो भी ठीक है उनको बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो उनके लिए ओरल टैबलेट्स का डेवलपमेंट किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एडीबी ने किस राज्य में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन की परियोजना के लिए डिजाइन गति समर्थन के लिए भारत के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी सिक्किम के साथ एक एग्रीमेंट किया है उसके रोड और ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट के लिए। ये आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कितना का फाइनेंशियल लोन दिया जाएगा, तो ये $2.5 मिलियन का लोन दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं, प्रेम सिंह तमांग वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गैंगटॉक वहाँ पे कैपिटल है। एबीडी 1966 में इसकी स्थापना हुई, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए सिक्किम का ये आप मैप देख सकते हैं। सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। विधानसभा की यहाँ पे 32 सीटें हैं, राज्यसभा की 1, लोकसभा की भी 1 ही सीट है। चलिए, ममल रेड पांडा यहाँ का स्टेट ममल है। बर्ड ब्लड पीजेंट यहाँ पर ब्लड है। फ्लावर यहाँ पे नोबेला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के बुजुर्गों का समर्थन करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन का परियोजना किसने शुरू की है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ये आपको बताना है। तो तवारा चंद गहलोत जी जो हमारे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेज एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इसको बोला जाता है। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पफुल होगा, इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी के लिए किस शहर के विज्ञान संग्रहालय समूह के साथ सहयोग किया है, तो लंदन का जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एग्जीबिशन है उसके साथ इसकी शुरुआत की गई है, तो आंसर इसका होगा लंदन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने हवाई अड्डा निगरानी रडार खरीदने का अनुबंध किया है, तो इसका बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा 11। इसका कॉस्ट 323 करोड़ रुपए इसका कॉस्ट है। मेड अंदर बाई एंड मेक कैटेगरी में इसका किया जाएगा। ये किसके किसके काम आएगा, तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विलांस के लिए, फ्लाइट सर्विलांस के लिए इसको मंजूरी दी गई है। और किस योजना के अंतर्गत, तो आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है, तो एचडीएफसी बैंक ने ये लक्ष्य रखा है कि 2021 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब जितने भी उनके जो कार्बन एमिशन है उसके ब्रांचेस से कम होगा, तो वो इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे अपने ऑपरेशंस में। ये उन्होंने एक अभी शुरुआत की कि 31 बताए वो न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन एमिशन नहीं करेंगे। चलिए, स्थापना हुआ था 1994 में। शशिधर जगदीशन इसके सीईओ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है, देख सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डेविड डियोप जिन्होंने WWI उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर से सम्मानित किया गया किस देश से संबंधित है, बुकर प्राइज अभी मिला है डेविड डियोप को, वो किस देश संबंधित है ये आपको बताना है। तो फ्रांस से संबंधित है वो। वर्ल्ड वॉर 1 सेट नॉवल एट नाइट ऑल बुक इज ब्लैक, तो इस बुक के लिए उनको अभी बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। चलिए, फ्रांस का मैप है, फ्रांस के बारे में जानकारियां हैं। तो वहाँ के फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, फ्रेंच वहाँ की ऑफिशियल है। पॉपुलेशन 67.41 मिलियन है, जीडीपी 2.95 ट्रिलियन है, करेंसी वहाँ की यूरो
पे पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs थे जो। तो आगे बढ़ते हैं आज के हिस्ट्री के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। इंडियन ओपिनियन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था गांधी जी के द्वारा 1903 में। कहाँ पे किया गया था? तो डरबन में किया गया। जब साउथ अफ्रीका में थे गांधी जी, वहाँ पे इन्होंने किया था। 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। और 1994 में पृथ्वी मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रखना है। और 1997 में इनसेट 2D का प्रक्षेपण किया गया। कहाँ से? यूरोपियन लॉन्च व्हीकल से इसका प्रक्षेपण किया गया। और 1968 में रॉबर्ट F कैनेडी का एसेसिनेशन हुआ था, US के राष्ट्रपति थे, ये आपको बताना है। चलिए, ये सब आज का सेशन था। आपको न्यूज़ जो भी हमने न्यूज़ का सेशन कवर किया उसके MCQs किए। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड, जो आपको उसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP वृद्धि अनुमान में कितनी कटौती की है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडार खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक के लिए कौन सा पहलवान अपने डोप टेस्ट में फेल हो गया है। बुजुर्ग की सहायता के लिए सेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। किस बैंक ने 2021-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प किया है, ये आपको बताना है। तो आज के 5 क्वेश्चंस थे, इसका आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू आज का इस सेशन देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे सेशन को ऑथराइज नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ, ताकि हम और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। साथ ही इसको लाइक, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और साथ से शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए और पॉजिटिव रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।